स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम में आने वाले संभावित क्वेश्चंस के बारे में भी कि जो क्वेश्चंस के चांसेस रहते हैं कि एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं अगर सन 2019 और 20 की बात करें। तो आज का वीडियो आपके लिए हो सकता है उपयोगी साबित हो, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और आपसे एक बात ये भी कहनी है कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और आप अगर चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे ये देखिए जो वीडियो हम बना रहे हैं ये सिर्फ आपकी एंडिंग नहीं है। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा, आप बीकॉम कर लिए। कॉमर्स के फील्ड में कहीं पे भी रहेंगे, कभी भी रहेंगे, तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, चाहे आपके नेट के। अब हम जल्द ही नेट की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में भी अपना वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आप चैनल पे अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पे बने रहेंगे, तो आपको कई सारे महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त हो सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक देशों के साथ हमारा व्यावसायिक संबंध जुड़ जाता है या वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान प्रारंभ हो जाता है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कीवर्ड दो या दो से अधिक। अगर किसी एक सिंगल कंट्री के साथ हो रहा है वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, तो उसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बोलते हैं, आयात एवं निर्यात। अगर हमारे देश से सामान, कोई भी वस्तु या सर्विसेज की बात करें, बाहर जाता है तो उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। और किसी दूसरे देश से हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अपने देश में लाते हैं तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग की मीनिंग क्लियर हो गई होगी कि जब हम दो या दो से अधिक देशों के साथ कहीं ना कहीं व्यापार करते हैं तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मीनिंग हमने बता ही दिया। नेचर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकृति बताइए अंतर्राष्ट्रीय विपणन की। स्कोप, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र बताइए। या इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण। देखिए, मुख्यतः दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण के बारे में बात करें तो वे सभी आंतरिक अवयव जो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं वही क्या होते हैं, आपके आंतरिक वातावरण कहलाते हैं। और अगर बाह्य वातावरण की बात करें तो वे सभी बाह्य अवयव जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखिए, आंतरिक में क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे पूंजी, फाइनेंस। फाइनेंस की बात करें, वित्त की बात करें, तो ये आपका इंटरनल है। टेक्नोलॉजी, तकनीक आपके पास कितनी अच्छी, कितनी बेहतर है। लीडरशिप आपका कितना अच्छा है, क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल लोगों की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड लोग रहेंगे तो आपका नेतृत्व अच्छा होगा, और नेतृत्व अच्छा होगा तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो लीडरशिप के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन, जैसे हमने बताया कि सारे जो भी लोग आपके यहाँ हों सब स्किल्ड हों, सब कहीं ना कहीं ट्रेंड हों, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बेहतर कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग, आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब इंटरनल पार्ट है। एक्सटर्नल में बात करें तो इकोनॉमिक होता है, सोशल एंड कल्चरल होता है, लीगल होता है, आपका जियोग्राफिकल होता है, डेमोग्राफिक होता है। जिस तरीके से आप प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में चीज़ें पढ़ रहे थे, उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी इन्वायरमेंट वही होता है, सेम। बस ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। जैसे आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में विभिन्न स्टेट के अलग अलग रहन सहन है, खान पान है। तो डोमेस्टिक मार्केट में आपका अपने देश में जो भी स्टेट हैं उनके बारे में एनालिसिस करना होता है। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाते हैं तो दुनिया के तमाम देश के बारे में, दुनिया के तमाम देश के रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, जाति, धर्म आदि चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। तो ये सब बाह्य वातावरण के हिस्से हैं। अब जैसे आप विदेश में गए तो अब वहाँ पे विदेशी के जो भी कानून हैं व्यापार से संबंधित, उसको फॉलो करना होगा, उसके बारे में जानना होगा, तो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है। तो इसी तरीके से डेमोग्राफी की बात करें तो आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की डेथ रेट, वहाँ की बॉर्न रेट, वहाँ की सेक्स रेशियो, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको एनालिसिस करना होता है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग द फॉरेन मार्केट।
ठीक है। अब देखिए आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग द फॉरेन मार्केट की बात करें तो विदेश व्यापार में मौके तलाशना, उसको ढूंढना और विदेश व्यापार में इंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो सेकेंड यूनिट इसी पे बेस्ड है आपका कि आपको पहली चीज़ तो विदेश व्यापार में प्रवेश करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि राइट द या कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरिंग फॉरेन मार्केट। किसी भी विदेश व्यापार में प्रवेश करने के लिए जरूरी रणनीति के बारे में वर्णन करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ये होता है आपके यूनिट के नाम से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रोडक्ट प्लानिंग के संबंध में, ठीक है। आपका उत्पाद नियोजन या अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नियोजन क्या होता है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करें तो प्रोडक्ट डिज़ाइन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन, एक होता है एडॉप्शन। तो देखिए स्टैंडर्डाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है और आपका एडॉप्शन भी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु की शेप, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ फिक्स कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जब हम किसी भी वस्तु की शेप, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, पैकिंग सब कुछ फिक्स कर दें तो हम उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और एडाप्शन का मतलब बात करें तो एडाप्शन का मतलब होता है कि जब हम समय के अनुसार अपने वस्तु की शेप, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी में क्या करते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एडॉप्शन, अनुकूलन। तो बहुत अगर हम बात करें आज से 50 साल पहले तो बजाज का एक स्कूटर आता था और अगर टू व्हीलर की बात करें तो मैक्सिमम जो पॉपुलर था वो आपका वही स्कूटर ही था। तो शादी विवाह में भी स्कूटर ही दिए जाते थे, तो उसका एक स्टैंडर्ड बन गया था, उसी के आधार पे वो प्रोडक्ट बना रहा था बजाज कंपनी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हीरो और होंडा आपस में मर्ज होकर जॉइंट वेंचर के माध्यम से नई नई बाइक लॉन्च करना शुरू किए तो बजाज की जो स्कूटर थी उसकी डिमांड कम होने लगी और धीरे धीरे करके बजाज एक समय ऐसा है कि मार्केट से जहाँ 70% कमांड थी वहाँ से घट करके बिल्कुल 10 और 20% पे आ गए। तो इसको इस बात का एहसास हुआ कि अब लोग नया चीज़ें चाहते हैं। तो बाद में देखेंगे कि बजाज के आज के समय में बात करें तो बजाज का आपकी बात करें तो पल्सर है, एक अच्छी बाइक है। और बजाज की प्लेटिना अगर इकोनॉमिकल लेना चाहें बाइक, बजाज की नई नई बाइकें आपकी आई मार्केट में जिसके बाद बजाज कंपनी आज भी मार्केट में बनी हुई है। तो देखिए बजाज ने समय के अनुसार क्या किया, अपने बाइक के शेप, साइज़, क्वालिटी, क्वांटिटी, फीचर्स में परिवर्तन किया, इसलिए आज भी वो मार्केट में है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं अनुकूलन, एडॉप्शन। तो अनुकूलन बिल्कुल तैयार रखिएगा, स्टैंडर्डाइजेशन इसको बोलते हैं प्रमापीकरण। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ब्रांड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि ब्रांड क्या होता है। तो ब्रांड के बारे में बात करें तो देखिए ब्रांड क्या होता है, कोई भी नाम, चिन्ह या संकेत जिससे किसी वस्तु की पहचान की जाए उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रांड कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई भी नाम, चिन्ह या संकेत जिससे वस्तु की पहचान की जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांड। अब देखिए ब्रांड के बाद ब्रांड से जुड़ा हुआ एक वर्ड आता है आपके सामने, ट्रेडमार्क। बहुत बार ट्रेडमार्क भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडमार्क। तो देखिए जब किसी भी ब्रांड को इंडियन मर्केंटाइल एक्ट 1954 में रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, पंजीकृत कर दिया जाता है, तो वही ब्रांड बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रेडमार्क। तो आपसे पूछा जाता है कि ब्रांड क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क पूछा जा सकता है कि ब्रांड और ट्रेडमार्क के बीच में अंतर क्या होता है। ब्रांड पायरेसी के बारे में पूछा जाता है, ब्रांड की डकैती। ब्रांड पायरेसी का मतलब होता है ब्रांड की डकैती। तो ब्रांड की डकैती का मतलब होता है कि कोई भी कॉपी बनाने से, जैसे नाइक के शूज़ की बात करें तो जौनपुर ज़िले में सामान्यतः आपको ओरिजिनल शूज़ तो नहीं मिलेंगे, सी ग्रेड, डी ग्रेड माल बहुत सारे बिकते हैं। तो नाइक की कॉपी ढेर सारी बिक रही तो ब्रांड की कॉपी है वो, ठीक है। तो देखिए अगर भारत में बात करें तो अगर कोई भी वस्तु ब्रांड है, ब्रांड के बारे में बात करें तो ब्रांड की कॉपी स्वतंत्रता पूर्वक की जा सकती है। लेकिन अगर उसका पंजीयन हुआ है इंडियन मर्केंटाइल एक्ट में और वो ट्रेडमार्क बन गया तो उसकी कॉपी अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो ये है आपकी ब्रांड पायरेसी। तो हमने आपको ब्रांड के बारे में, और ब्रांड से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि ब्रांड निर्धारित वक्त जब आप कोई भी चीज़ का ब्रांड बनाते हैं तो उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो एसेंशियल पॉइंट्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रांड नेम।
कोई भी ब्रांड नेम आप निर्धारित करते हैं तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, जैसे सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में जिससे आसानी हो, उच्चारण करने में आसानी हो। जैसे आप जानते हैं ताज एक ब्रांड नेम है। ठीक है, ऑनर एक ब्रांड नेम है। आपकी बात करें वाघ बकरी चाय, फेयर एंड लवली, ठीक है, निविया बात करें, और बजाज आलमंड ड्रॉप। तो इस तरीके से तमाम ऐसे ब्रांड नेम हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पैकेजिंग के बारे में। तो पैकेजिंग से भी क्वेश्चन पूछाते हैं कि पैकिंग एंड पैकेजिंग में क्या अंतर है। अगर आपने मार्केटिंग पढ़ी है तो पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उसी को लिख सकते हैं। बस इसका लेवल थोड़ा अप हो जाता है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाना है तो आपकी पैकिंग की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम लेबलिंग के बारे में बात करें तो आपका जो कंटेनर होता है जिसमें वस्तु को सुरक्षित रखा जाता है, तो उस पर एक कागज़ का टुकड़ा चिपका दिया जाता है और उस पर ढेर सारे कंटेंट लिखे होते हैं, जैसे प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, कैसे ये प्रोडक्ट बना है, कितने ml का है, इसकी एमआरपी क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो सारी चीज़ें लेबल पे क्या होती है, लिखी जाती है। तो लेबलिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, लेबलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, लेबलिंग भी तैयार कर लीजिएगा। और लेबलिंग के बाद आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो इंटरनेशनल प्राइसिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या होता है, और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके इंटरनेशनल प्राइस डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना के लिए आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय विपणन, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारित करते समय प्रभावित करने वाले कारक। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है प्रमोशन से बन सकता है कि प्रमोशन क्या होता है। ठीक है, प्रमोशन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एडवर्टाइजिंग, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इसकी रोल क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग की भूमिका क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। पर्सनल सेलिंग से क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत विक्रय क्या है। ठीक है, व्यक्तिगत विक्रय के मेरिट्स बताइए, इसके गुण बताइए, या दोष के बारे में पूछा जा सकता है। तो मेरिट और डिमेरिट पर्सनल सेलिंग की जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रमोशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको तीनों चीज़ें अच्छे से तैयार करनी है, तीनों टॉपिक जो आपके हैं अच्छे से तैयार करने हैं। आगे बात करें यूनिट नंबर 4 में, तो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें, वितरण माध्यम। अब वितरण माध्यम क्या होता है, देखिए कोई भी, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो वस्तु के उत्पादन से लेकर के उसके उपभोग करने के बीच की प्रक्रिया के बारे में बात की जाती है। तो किसी भी वस्तु के उत्पादन से लेकर के उपभोग तक के बीच का जो माध्यम है इसी को वितरण माध्यम कहते हैं। उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने का जो माध्यम है इसी माध्यम को हम क्या बोलते हैं, वितरण माध्यम। अब उत्पादक से उपभोक्ता तक कैसे पहुंच सकते हैं, बीच में जैसे एजेंसी काम करती है, होलसेलर काम करता है, रिटेलर काम करता है। तो उत्पादक के पास से सामान एजेंसी के पास से होलसेलर ले आता है, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास, रिटेलर के पास से कंज्यूमर के पास जाता है। तो देखिए जो देख रहे हैं माध्यम, यही क्या है, वितरण माध्यम। तो कई तरीके का हो सकता है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आपको आ सकता है। तो मार्केटिंग वाले वीडियो हमने बताया है, और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। लास्ट जो यूनिट है आपकी अब है यूनिट नंबर 5। तो देखिए एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग। एक्सपोर्ट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि निर्यात मूल्य के स्रोत क्या है। ठीक है, उसके बारे में व्याख्या करने के लिए आ सकता है। राइट एंड एसे ऑन डॉक्यूमेंटेशन इन फॉरेन ट्रेड, जब हम फॉरेन ट्रेड का काम करते हैं, जब विदेश व्यापार का काम होता है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी प्रपत्र चाहिए होते हैं, उसके बारे में इससे लिखना। जैसे बीजक होता है आपका, ठीक है, बिल्टी होता है आपके, अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग से जुड़े हैं तो सिप के चार्जेस हैं, सिप की अपनी बिल्टी होती है।
आपको एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट से, लाइसेंस मिलता है आपको एक्सपोर्ट का, तभी आप वस्तुओं को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट उसके लिए ज़रूरी होता है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन करना है, लिखना है, आपके बुक में दिया होगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जिम पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी क्या होती है, या एग्जिम बैंक, तो दोनों तैयार कर लीजिएगा। ठीक। आयात एवं निर्यात बैंक क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसकी भूमिका क्या है, और आयात निर्यात नीति के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने पाँचों यूनिट के बारे में आपको बता दिया कि पाँचों यूनिट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पुटअप होते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपका डंपिंग। डंपिंग के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि डंपिंग क्या होता है। तो डंपिंग के बारे में जान लीजिए कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या करते हैं, किसी भी कंपटीटर की अपेक्षा कम प्राइस पे या कम मूल्य पे वस्तुएं क्या करते हैं, बेच देते हैं। होता क्या है कि मार्केटिंग में कंपटीशन ज़्यादा देखते हुए लोग क्या करते हैं, प्राइस कम करके अपनी वस्तुओं को सेल करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को डंपिंग बोलते हैं। तो डंपिंग कोई नया वर्ड नहीं है। ठीक है, तो डंपिंग 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और देखिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके 2 नंबर में आते हैं तो चैप्टर्स ही बनते हैं। जैसे ब्रांड क्या होता है बन जाएगा, पैकिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन किसे कहते हैं, अडॉप्शन क्या होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसे कहते हैं, आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन हमने बताया है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।